नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सीखे और टॉपर बने। ये चैनल जो मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसमें आने वाले मुख्य प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पूरे बेसिक की जानकारी दी गई है। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में समझाया जाता है ताकि आप बिल्कुल भूलें ना, और कोई भी लैंग्वेज बैरियर जो है, भाषा का बैरियर है, जो भाषा की बाधा है, वह आपकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क न लगाए और आपके सक्सेस पे कोई रोड़ा ना अटकाए। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 48 घंटे के अंदर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जो होगा टेंसेस के ऊपर। टेंसेस यानी काल, आपने पढ़ा ही होगा। इस वीडियो में हम लोग टेंसेस की डेफिनेशन को कवर करेंगे दोस्तों, प्लस साथ में इस वीडियो में हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके यूसेज देखेंगे कि कैसे यूज़ हो रहे हैं, और इसमें एक मुख्य बात ये रहती है कि उसका सीक्वेंस क्या होता है टेंसेस में। मतलब एक वाक्य होता है, सेंटेंस, तो उसमें जो क्लॉज यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें टेंसेस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इस पार्ट को अभी पार्क करके रखिएगा, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कभी भी आप ये समझिए कि इस चैनल के माध्यम से आप वो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा इस चैनल के एक एक शब्द को, ठीक है। इसमें रूल क्या रहेगा टेंसेस में, और इस तरीके से आपको चार्ट प्रिपेयर करके बताया जाएगा कि आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आपको 2-3 चीज़ें फॉलो करनी होती है। जो एक क्वालिटीज़ होती हैं वो है, आपके अंदर होना चाहिए पैशन, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए ललक। दूसरा होना चाहिए पेशेंस यानी धैर्य। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा कंसिस्टेंसी। अब इन चारों को आपके संदर्भ में मैं बताऊंगा कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो पेशेंट है, अगर आपने सोचा कि आपको रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, यूपीएससी का निकालना है, तो आपने बोलना है चाहे रास्ते में कोई भी बाधा आए, मेरे को ये पेपर निकाल कर रहना है और ये कुर्सी को पाना है। दूसरा रही बात पेशेंस की, तो एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जो भी वीडियो हैं वो 1-1 घंटे 58 मिनट इस हिसाब से बने हुए हैं कि एक वीडियो में सारा आपका डिस्क्रिप्शन, डिटेलिंग कवर हो जाए। उस वीडियो को देखने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए। आपको उन शब्दों को बारीकी से सुनना है, साथ में धैर्यपूर्वक एक डायरी, एक पेन और डिक्शनरी लेकर बैठना है और साथ में लिखते रहना है। तीसरी बात रही डिसिप्लिन की दोस्तों। डिसिप्लिन शब्द जो मैंने आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो किस लिए किया है मैं आपको बताता हूँ। डिसिप्लिन से यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आप इंग्लिश का वीडियो तो देखते हैं, बट आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही देखते हैं या 2 बार देखते हैं, तो ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सब्जेक्ट होते हैं। पढ़ाई करने का और मेमोरी में रखने का एक तरीका होता है कि पहले जो आपने आज पढ़ा उसे प्लीज़ 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए लिखकर। फिर दूसरा रिवीजन उसका 48 आवर में हो, तीसरा रिवीजन उसका 72 आवर में हो। आप एक ऐसा डिसिप्लिन बना लीजिए। देखिए आपके परमानेंट मेमोरी में कैसे नहीं आता, कैसे नहीं बैठता, और एग्ज़ाम के दिनों में आप क्यों भूलेंगे, नहीं भूलेंगे अगर ये प्रैक्टिस करेंगे। इसे बोल रहा हूँ डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी, आप जानते हैं एक हफ्ते तो आपने कर लिया, ये अगले हफ्ते फिर आप भूल गए, नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ये पूरा वीडियो देखिए विद अनडिवाइडेड अटेंशन। लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में टेंसेस को इस रूप से समझाया गया है कि आपको बिल्कुल ही आसान लगे और इवन एक बच्चा भी समझ पाएगा टेंसेस को। दोस्तों, टेंसेस क्या होती हैं? आपने सुना होगा काल, हिंदी में वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या अतीत काल। वैसे ही इंग्लिश में होता है टेंस। द वर्ब फ्रॉम दैट इंडिकेट, जो वर्ब ये दिखलाता है कि उस पर
टाइम ऑफ एक्शन क्या है, किस टाइम पर एक्शन हो रहा है, या जब वो कार्य कंप्लीट हो रहा है, इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस यानी स्टेट ऑफ एक्शन, जब वो कार्य कंप्लीट होगा या हो रहा है तो वो किस वक्त के पे हो रहा है, किस वक्त की बात हो रही है। द वर्ब may tell us that an action is done at the present time। टेंस हमें ये बता सकता है कि ये वर्तमान में हो रहा है। लाइक आई सी द ब्लू स्काई, मैं वर्तमान में अभी नीला आसमान देख रहा हूँ। दैट एन एक्शन वॉज डन इन द पास्ट टाइम, अतीत में, भूतकाल में वो एक्शन किया गया था। आई सॉ द ब्लू स्काई, ठीक है, देखा था, नीला स्काई देखा था यानी नीला आकाश देखा था। तीसरा, दैट एन एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में वो काम होगा। ही विल सी द ब्लू स्काई। घबराइएगा मत, ऐसा मत सोचिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक भूमिका है, समझने का पार्ट आगे आएगा, अभी आप सिर्फ सुनते जाइए। दैट फोर्थ पार्ट है, दैट एन एक्शन वॉज डन एट सम पास्ट टाइम, किसी पास्ट टाइम में, किसी अतीत में या किसी भूतकाल में किया गया था। व्यूड एज अ फ्यूचर, हम भूतकाल में भी भविष्य की बात कर रहे थे, या फ्यूचर इन द पास्ट बोला जाता है उसे। ही सेड दैट, उसने बोला था, ही वुड बी 16 इन 3 वीक्स टाइम, उसने बोला था कि वो 3 हफ्तों में 16 वर्ष का हो जाएगा। आया समझ में? ये मैंने आपको समझाया है। इसे मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, देखते रहिए वीडियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आसान वीडियो बनाया है कि इवन बच्चा भी समझ जाएगा। तो आप तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझेंगे? अ वर्ब देन हैज़ 3 मेन टाइम्स और टेंसेस। आप ये बोल सकते हैं जो क्रिया है वो 3 समय को दर्शाता है या टेंसेस को दर्शाता है। द प्रेजेंट यानी वर्तमान, द पास्ट अतीत या भूतकाल, द फ्यूचर यानी भविष्यकाल। अब वर्ब के इस वेन डायग्राम को बनाने की कोशिश की है, आप देखिएगा। वर्ब यहाँ पे है, ये दर्शा रहा है कि प्रेजेंट कौन सा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम कौन सा है ये दर्शाने की कोशिश हो रही है। पास्ट कौन सा है ये दर्शाने की कोशिश हो रही है। फ्यूचर कौन सा है ये दर्शाने की कोशिश हो रही है। मतलब जो भी वर्ब आप लेंगे, क्रिया, अगर आपने वर्ब नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर वर्ब के ऊपर लगभग 1 घंटे का वीडियो बना है जो एक एक डिटेलिंग में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि वर्ब क्या होता है और क्या है और कैसे वर्ब एग्रीमेंट होता है, वो भी समझा रखा है, वो देखिए। फिर आप टेंसेस को देखिए तो आपको मज़ा आएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये हमने आपको समझाया वर्ब से 3 टेंस आप निकाल सकते हैं। अब इन टेंसेस का भी आगे डेफिनेशन आता है। देखिए कैसे आता है, इसे हिंदी उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो ये टेंस आगे 4 और पार्ट को लेते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, सिंपल टेंस विच डिनोट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो अपने सरलतम रूप में वर्तमान, अतीत या भविष्य के समय को दर्शाता है। एग्जाम्पल है आई प्ले, अगर वर्तमान की बात कर रहे हैं, आई प्लेड अतीत की बात कर रहे हैं, आई शैल प्ले भविष्य की बात कर रहे हैं। इस टाइप से बनता है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा चार्ट दूंगा जो आप प्रिंट करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं। उठते बैठते सोते नहाते उस चार्ट को देखकर आप बिल्कुल टेंसेस सीख जाएंगे, भूल पाना मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, रिवीजन। हाँ जी, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए हिंदी में, मैं खेलता हूँ, मैं खेला, मैं खेलूँगा। अब आ जाइए आपका कंटिन्यूअस में क्या होता है, विच डिनोट दैट द इवेंट इन प्रेजेंट, पास्ट
और फ्यूचर टाइम इज स्टिल कंटिन्यूइंग और नॉट येट कंप्लीटेड। मतलब वो वर्तमान में, भूतकाल में या अतीत काल में और भविष्य काल में वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल ही रहा था। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे इसे? जो ये दर्शाता है कि घटना वर्तमान, अतीत या भविष्य के समय में अभी भी जारी है या अभी तक पूरी नहीं हुई है। एग्जाम्पल देखिए इसका उदाहरण, आई एम रीडिंग यानी वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ। आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था। उस टाइम वो पढ़ चुका नहीं था, वो पढ़ रहा था। ठीक है, यानी मैं पढ़ रहा था। आई शैल बी रीडिंग, मतलब अगर इस वाक्य को पूरा करना है, जब तुम आओगे मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब वो कार्य भविष्य में भी चल रहा होगा जब आप आओगे। अब तीसरा आता है परफेक्ट। परफेक्ट को देखिए क्या बोलता है, विच डिनोट दैट द इवेंट इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज इन अ कंप्लीटेड और परफेक्ट स्टेट। यानी जो ये दर्शाता है कि घटना वर्तमान, अतीत या भविष्य के समय में एक पूर्ण या परिपूर्ण स्थिति में है। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड, मैंने खेला था। आई हैड प्लेड, मैंने खेला था। आई शैल हैव प्लेड, मैंने खेला होगा या मैं खेल चुका हूँगा। दोस्तों अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने आई हैव लिख दिया, यहाँ पर सर ने आई हैड लिख दिया, यहाँ पर सर ने आई शैल लिख दिया। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था आपको पूरी पैशन और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुनना है। तभी मैंने बताया था, क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। धैर्य बरकरार रखिए। आगे वीडियो में ऐसा चार्ट आएगा जिसे देखकर बच्चा भी समझ जाएगा कहाँ पर क्या लिखना है। तो आप तो ज्ञानी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फिर चौथा आता है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी विच कंबाइंस द मीनिंग ऑफ टू प्रीसीडिंग फॉर्म। टू प्रीसीडिंग फॉर्म को कंबाइन करता है। टू प्रीसीडिंग फॉर्म कौन सा है? यानी एक है आपका परफेक्ट, एक है आपका कंटिन्यूअस। इन दोनों को कंबाइन कर कर बात कर रहा है। देख लीजिए, जो पूर्ववर्ती दो रूपों के अर्थों को जोड़ता है। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था। फिर आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। तो अब फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे हैव आ गया, बीन आ गया, ठीक है, या शैल आ गया, हैव आ गया। तो इससे घबराइए मत। यहाँ पर मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं अगले 3 से 4 मिनट में आपको इसके ऊपर पूरा चार्ट दिखाऊंगा। अगर वो चार्ट आपको पसंद आएगा, मोस्टली ऐसा किसी भी पुस्तक में एक साथ चार्ट मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुश्किल होता है। आपको अगर चार्ट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा कि मेरे को पीडीएफ चाहिए इस चार्ट का, तो मुझे खुशी होगी। मैं वो पीडीएफ आपको मुफ्त में मेल कर दूंगा आपकी मेल आईडी पर। ठीक है दोस्तों, ये मेरी तरफ से सेवा होगा। आगे देखिए, हमने टेंसेस को कैसे डिफाइन किया था। 3 हिस्सों में तोड़ा था। पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए। पहला टेंस क्या था? प्रेजेंट। दूसरा क्या था? पास्ट। तीसरा क्या था? फ्यूचर। राइट। फिर इसके और पार्ट निकले थे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। फिर आपका आया था प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फिर और पार्ट होता है इसका पास्ट सिंपल। आप देखेंगे
पास्ट कंटिन्यूस, आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट, फिर आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर इसका आगे आएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो अभी रिकैप कर ले, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि वर्ब ये दर्शाता है कि कार्य किस समय समाप्त हुआ या कब कार्य हो रहा था, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। फिर हमने देखा कि उसके आधार पर हम 3 काल निकाल कर लाते हैं जिसे हम टेंस कहते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट यानी भूत और अतीत, फ्यूचर यानी भविष्य काल। उनमें फिर आगे उनका पार्ट निकलता है जो 4 पार्ट होता है। अब इस 4 पार्ट के बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब ये चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर ये चार्ट का प्रिंट लेके आप पॉकेट में रखेंगे ना दोस्तों, तो ज़िंदगी भर आप टेंसेस नहीं भूलेंगे। इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेंसेस पे 100% मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना मेल ID भेज के लिखिएगा, मैं आपको ये मेल कर दूंगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं टेंसेस के चार्ट को। दोस्तों पहले टेबल को समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हमने टेंस, ठीक है, ये आपका है टेंस। यहाँ पे लिखा हमने फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। ये मेन टेंस है, जैसे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। फिर इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे याद करिए। सिंपल जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे ये चलता है, ये हम आपको पूरा विस्तार रूप से बताएंगे, देखते रहिएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे लिया था पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, इतना पता होगा आपको। फिर हमने यहाँ लिया सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। हिंदी में होता है द्विवचन, इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है। आइए अब हम बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट। किसकी? प्रेजेंट टेंस सिंपल इंडेफिनिट। जब आप लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कमेंट में लिख देंगे मेल ID तो मैं आपको PDF मेल कर दूंगा। देखिए जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं और सिंपल बात कर रहे होते हैं, सिंपल इंडेफिनिट की, तो वहाँ आता है V1। V1 मतलब वर्ब के 3 फॉर्म बताते हैं, V1, V2, V3। ठीक है, ईट, ईटन, ईटन, ये था एक एग्जाम्पल। V1 आ गया फर्स्ट फॉर्म, आई ईट। अब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, वी ईट। क्लियर है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। किसका? फर्स्ट पर्सन का। अब आ जाइए सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन का सिंगुलर मान लीजिए यू, ठीक है, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू। ये एक अपवाद है, तो इस अपवाद को ही लेकर मैं पूरे टेबल में चला हूँ। सेकंड पर्सन में मैंने हर जगह यू ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका जब सिंगुलर बनेगा तो भी यू ईट और प्लूरल में भी यू ईट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म लगता है सिंपल इंडेफिनिट में। ये टेबल लिख लीजिए। और जब थर्ड पर्सन की बात होती है तो आप देखेंगे ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर में, तो ES या S लग जाता है, S या ES लग जाता है। ईट के पीछे लग गया S, ठीक है। और जब प्लूरल में बात करते हैं तो आप सिंपल S नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन का प्लूरल
दे हो जाता है। इतना पता है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये पहला फॉर्मूला आपने कंप्लीट कर लिया इसमें सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा फर्स्ट पर्सन में कैसे इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। चार्ट को दोबारा देखने के लिए एक बार और सिखा रहा हूँ। देखिए, मेन टेंस ये है, प्रेजेंट टेंस, इस टेंस के पार्ट्स ये है सिंपल, इस टेंस का पार्ट है कंटिन्यूअस, इस टेंस का पार्ट है परफेक्ट, इस टेंस का पार्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 पार्ट होते हैं, इतना बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही होगा, ठीक है, इसे हम कवर कर चुके हैं सेंटेंसेस में। अब मैं इस चार्ट को आपको विस्तार रूप से एक बार और बता देता हूँ कि देख लीजिए। पहले हमने लिया टेंस, इधर लिया उसके पार्ट्स, इधर आ गए पर्सन, इधर आ गया आपका सिंगुलर प्लूरल। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना, ऐसे। क्लियर है? और वही अफर्मेटिव सेंटेंस जो बन गया आपका वो सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट में है, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना ये देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना ये देखेंगे। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बना ये देखेंगे। 4 टाइप के सेंटेंस करेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जहाँ निषेधवाचक बोलते हो आप लोग, इंटरोगेटिव जिसे आप प्रश्नवाचक बोलते हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाता है जहाँ पर आपका प्रश्न और निषेध दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। आ गया समझ में? अब देख लीजिए, अब हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। फटाफट देखिएगा टाइम वेस्ट किए बगैर। इसमें फॉर्मूला बोलता है कि V1 प्लस SES लगेगा, ये फॉर्मूला है जी। तो हमने आपको सिंगुलर प्लूरल बता दिया सिंपल इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम आपको बता रहे हैं सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल में कहाँ फ़र्क आता है। फॉर्मूला आपका वहीं लगता है, बट उससे पहले आप क्रिया से पहले सिंगुलर में भी प्लूरल में भी डू लगाते हो सिंगुलर में, क्योंकि आई और यू अपवाद है। बट ही, शी, इट में डज नॉट लगाते हो। क्लियर है? प्लूरल में आपका डू नॉट लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए। प्लूरल में हर जगह डू नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल इंडेफिनिट, और सिंगुलर में आई और यू जैसा कि आपको पता है अपवाद है, वहाँ पे भी डू नॉट लगेगा। बट जो आपका डज नॉट लगेगा वो लगेगा ही, शी, इट डज नॉट प्ले, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो डज सिंगुलर फॉर्म में आता है प्रेजेंट सिंपल के। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंगुलर में ये देख लीजिए ग्राफ बना रखा है आपके लिए, और ये प्लूरल में, ठीक है। ये ग्राफ ये वाले की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES, बट यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो डू लगेगा सिंगुलर में जब आप आई या यू का इस्तेमाल करें। डू आई प्ले, डू यू प्ले। अब ही, शी, इट में डज लगेगा, ये याद रखना। प्लूरल में डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है।
अब चौथा देखिए, इसमें जब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट है और नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट, नेगेटिव इंटरोगेटिव, प्रेजेंट टेंस, और इसका ये आप देखिए सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बीच में रख लेते हैं 4 लाइनों की जगह, ठीक है, ये बीच में रख दिया दोनों के लिए। देखिए वर्ब का पहला फॉर्म सिंपल इंडेफिनिट में, और साथ में डू नॉट लगेगा, उन दोनों के बीच में आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आई और यू तो आपका अपवाद है, डू आई नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले हो जाएगा। अब ही शी इट सिंगुलर लेता है इसलिए डज हो जाएगा, डज ही शी ऑब्लिक इट नॉट प्ले, मतलब आप डज ही नॉट प्ले बोल सकते हैं, या डज शी नॉट प्ले, या डज इट नॉट प्ले। इट कब लगता है? जब बच्चे का या किसी भी आदमी है या औरत है या लड़का है या लड़की है पता नहीं होता है, व्हेन सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड। अब प्लूरल में वी है, वी आपका प्लूरल शब्द है तो डू लगेगा। डू यू नॉट प्ले, डू अपवाद है प्लूरल में भी, सिंगुलर में अपवाद था ना, वैसे ही डू यू नॉट प्ले हो जाएगा। फिर डू दे नॉट प्ले, दे तो प्लूरल शब्द है, डू लगेगा। यहाँ से हमने क्या सीखा, नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लग जाता है। प्लस आप डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए जब नेगेटिव बनाना होता है, जब इंटरोगेटिव बनाना होता है तो डू का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, और डज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए। वैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू नॉट का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, आई और यू अपवाद होते हैं, ये आपको याद रखना है, और डज नॉट का इस्तेमाल होता है आपका सिंगुलर के लिए। ये आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आप आगे आइए, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में आपको बताया था कि वो काम हो रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 मतलब प्लस ING लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म और उसके अंत में ING इस्तेमाल होगा। देखिए जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई एम ईटिंग, आई है एम लग रहा है, आई के साथ क्या लग रहा है एम, ठीक है, ये नोट कर लेना। ईटिंग, ईट पहला फॉर्म है वर्ब का, उसके पीछे ING आपने लगा दिया। अब अगर वी कर रहे हैं तो वी के साथ आर लगता है, आर है फॉर्मूला में, प्लस ईट वर्ब का पहला फॉर्म है और उसके एंड में आपने ING लगा दी। अब जब आप सेकंड पर्सन में सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड पर्सन क्या है, यू, ये हमेशा अपवाद के रूप में लेते हैं। आर जो प्लूरल में यूज़ होता था, यू जब आप उसे सिंगुलर भी कंसिडर कर रहे हैं तो आप आर ही लेंगे, ये नोट कर लेना। कहीं पे लिखा हुआ आएगा यू इज़ ईटिंग, आप टिक करके आ जाओगे हाँ जी ये तो सही है, नहीं वो गलत होगा। और प्लूरल में यू में आर लगता है, सिंगुलर में भी आर लगता है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, जिनकी बेसिक क्लियर नहीं होती है, इसलिए इस चैनल को बनाया गया है ताकि ग्रामर को भी हिंदी में समझा सकूं, इंग्लिश ग्रामर को। ये एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अब थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट लिख सकते हैं आप, मैंने ही लिख दिया। इज़ ईटिंग सिंगुलर में हमेशा क्या लगेगा आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ईट प्लस आईएनजी। अब देखिए प्लूरल में वही दे प्लूरल है, क्या लग रहा है आपका, आर प्लस ईटिंग। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आप फर्स्ट पर्सन में लेते हैं तो आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ तो दोनों केसेस में सिंगुलर में भी प्लूरल में भी आप आर लगाएंगे, पर थर्ड पर्सन में इसके साथ आप ही शी इट का इस्तेमाल करते हैं, या ये बोलिए कि ही शी इट के साथ इसका इस्तेमाल होगा, और वी जैसा कि प्लूरल है, प्लूरल में आप आर इस्तेमाल करेंगे, दे प्लूरल है आप आर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट टेंस में। आपने करना क्या है कि ये इज एम आर तो रहेगा, प्लस वर्ब के पहले फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आप जोड़ देंगे नॉट। क्या जोड़ देंगे आप, नॉट। तो ये बन जाएगा वी आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। क्लियर है आपको। वी आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही शी इट इज नॉट प्लेइंग। बताया था आपको इज लगेगा अभी ऊपर, दे आर नॉट प्लेइंग। तो सिंपल आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को सिंगुलर प्लूरल में जब आप नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो आई के साथ एम नॉट हो जाता है, वी के साथ आर नॉट हो जाता है, यू के साथ आर नॉट ही रहता है सिंगुलर और प्लूरल में अपवाद है, और थर्ड पर्सन में ही इज नॉट प्लेइंग हो जाएगा या सी इज नॉट प्लेइंग होगा, और जब प्लूरल की बात करते हैं थर्ड पर्सन में तो दे आर नॉट प्लेइंग। तो आपने इसे क्या कर दिया, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका एम आई प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इज ही शी इट प्लेइंग। आपने कुछ नहीं किया, सेंटेंस का इस्तेमाल यहाँ पहले इससे किया, फिर उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई, आईएनजी लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये आपका इंटरोगेटिव तैयार हो गया। दोबारा रिपीट करूँगा, आई के साथ एम लगेगा, यू अपवाद है, एम अपवाद, आई अपवाद होता है सिंगुलर प्लूरल में, इस यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ क्योंकि प्लूरल है आर लगेगा, ही शी इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसके साथ इज लगेगा, और आर के दे प्लेइंग, तो दे प्लूरल है थर्ड पर्सन का इसके साथ आर लगेगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, इतनी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। अब जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं सेंटेंस में दोस्तों, तो आप देखिए कुछ नहीं होता, इज एम आर वैसे ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म लिख लीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देखिए आई एम नॉट प्लेइंग। अब इसका अगर प्लूरल में बात करूँगा तो क्या होगा, प्लूरल में देखिए आर वी नॉट प्लेइंग। अब सेकंड पर्सन के लिए बात करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस में, ये देखिए कंटिन्यूस चल रहा है, भूलना मत, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग। इज लग रहा है क्योंकि ही शी इट सिंगुलर है थर्ड पर्सन, इज ही शी इट जो भी बोलना है आपने, नॉट प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए आप परफेक्ट में। परफेक्ट बताया था, कार्य कंप्लीट हो गया है वर्तमान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें दोस्तों आपका हैज़ और हैव आ जाता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है। ये चीज़ पहले आप याद रखिए, हैज़ और हैव लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ। क्लियर है? यहाँ तक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपने सिंपल हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर है या प्लूरल है, पहला। दूसरा, आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। वर्ब पढ़ा था, वर्ब के फॉर्म पढ़े थे, अगर आपको याद नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वर्ब के ऊपर पूरा एक वीडियो बना है जो पूरा क्लैरिटी दे देगा आपको। इससे सिंपल और कहीं नहीं है। आ जाइए, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में, क्योंकि आई सिंगुलर है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, आई हैव इटन। आई आपने सब्जेक्ट लिखा, हैज़ या हैव में से हैव लिखा, इटन लिखा। अब हैव क्यों लिखा, मैंने आपको बार बार बोला है, आई और यू, मैं और तुम जो होता है, होता तो सिंगुलर है पर इसे अपवाद के रूप में लिया जाता है, ठीक है, इसलिए हैव लगता है। ये देखिए हैव। ईट, ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही लगा है, यही बताया था। अब सिंगुलर में देखिए, ही, शी, इट कुछ भी लिखिए, हैज़ इटन हो जाएगा, अभी खाया है, ठीक है, अभी खा के ख़त्म किया, मतलब ये समझ लीजिए। परफेक्ट में हैज़ क्यों लग रहा है, क्योंकि हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है। अब वी प्लूरल होता है, हैव लगेगा। यू अपवाद है, हैव लगेगा। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, हैव लगेगा। और ये तो इटन तो आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा ही लगेगा परफेक्ट में। क्लियर है दोस्तों? अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपने, तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए। आई हैव नॉट प्लेड, फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट ले रहे हैं, हैव या हैज़ लगा रहे हैं, सिंपल बीच में नॉट जोड़ देंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म को लगाएंगे। ये देखिए, आई सब्जेक्ट, हैव और हैज़। आई में हैव क्यों लगता है बताया अभी ऊपर, नॉट ये जुड़ रहा है, प्लेड तीसरी फॉर्म। अब अगर बोले सेकंड पर्सन का सिंगुलर में बनाइए तो ये हो जाएगा, यू हैव नॉट प्लेड, नॉट लग गया सिर्फ, यू अपवाद है आपको बताया था। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर में देखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में बनाने के लिए बोला जाए। क्लियर है दोस्तों? देखो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में बोला जाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए तो क्या आएगा, ही ले लीजिए या शी ले लीजिए या इट ले लीजिए, उसके साथ लगेगा हैज़। क्यों लगेगा? क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है। सिंपल आपने जोड़ना है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नॉट और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। अब आपको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, यानी वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, हैज़ और हैव से स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी हमने इज एम आर से स्टार्ट किया था। हैज़ या हैव से स्टार्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द कौन सा वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। हैव आई प्लेड, ठीक है, ये आपका है तो सिंगुलर, आई और यू अपवाद होता है। अब मैं कई बार बोल चुका हूँ, शायद आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। हैव यू प्लेड, अब यहाँ पे ही, शी, इट में हैव नहीं आएगा,
हैज़ आएगा, ये बताया था अभी आपको। हैज़ शी और इट प्लेड। अब इसी में प्लूरल की बात करेंगे तो क्या लगेगा, हैव वी प्लेड, हैव यू प्लेड, हैव दे प्लेड। तो समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं इंटरोगेटिव यूज़ करूं, चाहे मैं नेगेटिव में यूज़ करूं, चाहे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करूं, हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ, जैसे ही शी इट थर्ड पर्सन के, और बाकी दे जैसे प्लूरल हो जाता है थर्ड पर्सन का तो उसके साथ हैव लगता है। आ जाइए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसे देखिए। हैव आई नॉट प्लेड, हैव सब्जेक्ट नॉट आ गया, हैव सब्जेक्ट नॉट, हैव और हैज़ क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट, नॉट प्लेड। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है कि हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लेड। तो इतना कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, ध्यान से देखते रहिएगा। आगे आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोर तो नहीं हो रहे आप? देखिए मैंने बोला था धैर्य चाहिए जी आपको, अगर ये समझना है धैर्य पूर्वक बैठना पड़ेगा, बोर मत होइएगा। धैर्य पूर्वक बैठिए, डायरी लेके पेन लेके याद करिए उस कुर्सी को जिसके लिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपकी कुर्सी मिलेगी। आप आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि वो कार्य अभी बताया था वर्तमान में हो रहा था या कंटिन्यू भी था और अभी अभी ख़त्म भी हुआ था, इस टाइप से बोला था ना कि दोनों का समागम हो जाता है, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। देखिए जब आप सिंगुलर की बात करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लग जाता है आपका हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी। तो ये क्या हुआ, आई हैव बीन ईटिंग। अब हैव और हैज़ क्यों यूज़ हो रहा है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, मुझे खुशी होगी आपको उत्तर देने में। यू हैव बीन ईटिंग, सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, यू अपवाद है। ही हैज़ बीन ईटिंग, हैज़ आ गया। बीन कहाँ से आया, फॉर्मूला है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। वी हैव बीन ईटिंग, प्लूरल आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। यू हैव बीन ईटिंग, दे हैव बीन ईटिंग। आपने घबराना नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको टेबल शायद समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके फाइंडिंग द एरर में होगा, ये क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। तब आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा और फिर शब्दों का, वर्ड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि क्या आएगा। उसकी चिंता मत करो, पहले आप कंसेप्ट समझ लो, उसकी प्रैक्टिस भी ऐसी ज़बरदस्त कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से कि आपको अपने पे 100 से भी ज़्यादा मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस आएगा। आ जाइए अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने क्या किया। हैज़ और हैव था, सब्जेक्ट हैज़ और हैव, बीन वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी, बस हमने क्या किया, बीन से पहले नॉट लगा दिया। क्लियर है, बीन से पहले नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, ही शी इट हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। अभी मैंने आपको बताया है क्लियरली हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है। कंफ्यूज मत होना, लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। अब जब प्लूरल की बात करूँगा तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू अपवाद होता है, सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही लेता है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखिए कि इसमें जो मेन चीज़ देखने की है वो ये है
कि यहाँ पे नॉट बीन का इस्तेमाल लग रहा है, नेगेटिव वाक्य है ये। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आप आगे आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका? ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको दिखाया, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे हैज़ और हैव से स्टार्ट किया था या इज़ एम आर से स्टार्ट किया था, वैसे यहाँ पे वाक्य हैज़ हैव बीन से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, हैव आई बीन प्लेइंग, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। हैव यू बीन प्लेइंग, हैज शी, ही, शी, इट बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग। ये आपका सारा एक चार्ट में प्रेजेंट टेंस खत्म होने जा रहा है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे निषेधवाचक भी हो, प्रश्नवाचक भी हो, उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। देखिए, हैव फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर नॉट लगा देंगे और बीन लगा देंगे। तो इस नेगेटिव का और इस इंटेरोगेटिव को मिला के देखिए तो क्या बनता है? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे आपने लिखा था क्या? हैव आई बीन प्लेइंग। तो इन दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं ना। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग यहाँ था, तो क्या बनेगा? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग। क्लियर है? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और ये हैव दे नॉट बीन प्लेइंग। दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ आपका प्रेजेंट टेंस। आपने सिर्फ इस चार्ट को याद करना है। मेन चीज़ क्या याद करना है मैं बता देता हूँ कि जब प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट की बात होती है तो वर्ब का पहला फॉर्म और SES लगाया जाता है। जब कंटिन्यूस की बात होती है, कार्य चल ही रहा है, तो इज़ MR लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING लगता है। और इज़ कहाँ लगता है? सिंगुलर में, ही, शी, इट में। M कहाँ लगता है? I के साथ। और R कहाँ लगता है? U उसमें अपवाद है, देखते रहिएगा, U उसमें अपवाद है, यहाँ पे देखिए। और R लगता है आपका प्लूरल के साथ, U को छोड़कर। U तो अपवाद है, उसमें लग रहा है, और लगता है प्लूरल के साथ। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपका आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें कुछ नहीं करना है, आपने हैज़ हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म जोड़नी है और नॉट लगाना है जब निषेधवाचक हो जाएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ नॉट लग जाएगा पहले। और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये बता दिया आपको, इंटरोगेटिव बता दिया। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे क्या लिखा था? सिंपल इज ING फॉर्म इज MR के साथ। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ हमने क्या लिखा था? हैज़ हैव लिखा था। अब जब ये इन दोनों का जोड़ है तो आपको याद करने के लिए आसान हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस जो हो गया उसमें आपको कैसे लिखना है? आप ING फॉर्म तो इस्तेमाल कर लेंगे कंटिन्यूस से, और हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट से, और साथ में जोड़ देंगे बीन। तो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ, वो और भी आसान है। बस आप धैर्य के साथ बैठे रहिए और पूरा वीडियो देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए। बगुले की तरह एकांत में पूरा फोकस होकर इस वीडियो को सुनिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए अब पास्ट टेंस में क्या होता है। सिंपल इंडेफिनिट है पास्ट टेंस का भी, जैसे प्रेजेंट का था, आपको मैंने बताया था।
अगर आपको याद होगा तो पास्ट टेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये 4 चीज़ें हैं, आप बिल्कुल भूलना मत। इसके साथ इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। क्लियर है? फिर इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल पे समझाया गया। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल में टेबल समझाना जरूरी था प्रेजेंट में आपको, इसलिए टाइम लगा था। देखिए, जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट की, तो याद रखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। क्या लगता है आपका? सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा चैनल के और वहाँ से वर्ब पढ़ लीजिएगा। ईट, एट, इटन होता है, तो एट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वही लग रहा है, सिंपल है, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, क्लियर है? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपका लग जाता है डिड नॉट के साथ, सब्जेक्ट डिड नॉट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म। राइट? कोई डाउट है? आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, ही, सी, इट डिड नॉट प्ले। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप इसे डज मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। डज मत करना, डिड ही रहेगा। हम पास्ट सिंपल इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि ये तो सिंगुलर फॉर्म है, चलो यहाँ पे डज लगेगा क्या? नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। वी डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले। और जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। डिड आई प्ले, डिड यू प्ले, ही, शी, इट प्ले, डिड नहीं लग रहा है, देख लीजिए। डिड ही, शी, इट प्ले, यहाँ पे लगेगा डिड। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट बनाते हुए कहीं ना कहीं एरर हो जाता है। प्लूरल में डिड वी प्ले, डिड यू प्ले, डिड दे प्ले। अब यही नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है तो आप डिड लगाएंगे और नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा। डिड आई नॉट प्ले, डिड यू नॉट प्ले, डिड ही, शी, इट नॉट प्ले, डिड वी नॉट प्ले, डिड यू नॉट प्ले, डिड दे नॉट प्ले। तो मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस में सिंपल इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लग के डिड लगा देते हैं आप, जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं, या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं। एफर्मेटिव में नहीं लगता है डिड। ठीक है, अब आगे आ जाइए दोस्तों, आगे देखते हैं पास्ट टेंस में कंटिन्यूस, मतलब भूतकाल में भी वो काम हो ही रहा था। तो कैसे लिखेंगे? वहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आपका वॉज या वर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपको वर्ब का फॉर्म पता नहीं है तो मेरा वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट पे वर्ब के ऊपर, वहाँ पर वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया गया है और कई वर्ड्स दिए भी होंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बता रहा होगा। अब दोबारा देखते हैं पास्ट टेंस के अंदर हम क्या लगाएंगे। कंटिन्यूस में पास्ट टेंस कंटिन्यूस, वाज या वर, वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। ये चीज़ याद रख लेना, चाहे वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा
तो was लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यू तो यहाँ पर भी अपवाद है मेरे दोस्त, यू वर ही होगा, यू was नहीं होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, was वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing। आई वॉज ईटिंग, यू वर ईटिंग, यू अपवाद है, ही वॉज ईटिंग, वॉज सिंगुलर में लगता है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, राइट। वी वर ईटिंग फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू वर ईटिंग, यू अपवाद है, बताया था, दे वर ईटिंग थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर है। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो आई सब्जेक्ट आ गया आपका, वाज या वर आएगा, और सिंपल याद रखिए नॉट लग जाएगा, और वर्ब का पहला फॉर्म तो रहेगा विद ing। आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, यू अपवाद है, ही सी इट वॉज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग प्लूरल है, यू वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। क्लियर है। अब इंटरोगेटिव में अगर आप प्रश्नवाचक में बोलते हैं वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे, मतलब कंटिन्यूस में, भूतकाल में कंटिन्यूस की बात कर रहा है। वर यू प्लेइंग, वर फिर अपवाद है, वर आएगा, यू अपवाद है, वर यू प्लेइंग, वॉज ही शी इट प्लेइंग, वॉज आएगा, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, वॉज क्यों आएगा, सिंगुलर है, ही शी इट थर्ड पर्सन का। वर दे प्लेइंग, ये आपका क्या हुआ, वर दे प्लेइंग प्लूरल है, थर्ड पर्सन का। नेगेटिव इंटरोगेटिव, वॉज आई नॉट प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, वॉज ही शी इट नॉट प्लेइंग। यहाँ पर किससे स्टार्ट हो गया, वॉज या वर से स्टार्ट हुआ इंटरोगेटिव में। देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी स्टार्ट वॉज और वर से किसी एक से होगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, आप ये बोलिए, और साथ में उसके बाद नोट लग जाएगा। वर्ब का पहला फॉर्म तो पहला फॉर्म ही रहेगा विद ing। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाइए आगे, देखिए पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट में कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसमें लगता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ईटन, राइट। आई हैड ईटन हो जाएगा, वी हैड ईटन हो जाएगा, यू हैड ईटन हो जाएगा, ही हैड ईटन हो जाएगा। यहाँ पर हैड में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, परफेक्ट में हैड ही आएगा, इतना याद रखना आप पास्ट टेंस के परफेक्ट में। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपने, तो आप कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। पास्ट टेंस के परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप आई हैड तक तो उतना ही लिखेंगे, बीच में नॉट लगा देंगे और V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट प्लेड, यू हैड नॉट प्लेड, ही शी इट हैड नॉट प्लेड। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना आप यहाँ पर। वी हैड नॉट प्लेड, राइट, यू हैड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड। आपका लगेगा हैड ही और सिर्फ नॉट लग जाएगा वर्ब से पहले, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड आई प्लेड, हैड वी प्लेड, हैड यू प्लेड क्वेश्चन मार्क, हैड यू प्लेड, हैड शी ही शी इट प्लेड, हैड दे प्लेड। चाहे प्लूरल था तब भी हैड आ रहा है, तो आप जब भी हैड आएगा आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाओ। क्लियर है दोस्तों। अब आगे आ जाइए, पास्ट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब
दो को जोड़ा जा रहा है, परफेक्ट को भी कंटिन्यूस को भी। याद करने का सिंपल तरीका, परफेक्ट से हमने लिया हैड, ये रहा, बीन जोड़ दिया और वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हमने कंटिन्यूस से ली। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो याद करने का तरीका हो गया कि पहला वर्ड क्या है, परफेक्ट, यानी हैड कहाँ से लेंगे हम, परफेक्ट, परफेक्ट से, और बीन कहाँ से लेंगे हम, अपने आप से जोड़ देंगे जी, प्लस कंटिन्यूस लास्ट वर्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कहाँ से ले रहे हैं जी, कंटिन्यूस से। क्लियर है। अब देखिए इसी में जब आपने सेंटेंस बनाना होगा तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, सिंगुलर में अफर्मेटिव सेंटेंस, और वो भी सिंगुलर और प्लूरल, जो मैं आपको समझाता रहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये बीच में लगा देते हैं डंडा। आई हैड बीन ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग गया, हैड बीन लग गया। सेकंड पर्सन में यू हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग। अब प्लूरल फर्स्ट पर्सन में वी हैड बीन ईटिंग, यू हैड बीन ईटिंग, दे हैड बीन ईटिंग। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है यहाँ तक। इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं होगा समझने का। अब जब नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे तो आई हैड और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे तो आपका ये बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा नेगेटिव। चलिए ये कलर चूज करते हैं, अच्छा लगेगा, राइट। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, नॉट लग गया आपका, राइट। नॉट लगने के बाद देखिए ही शी इट हैड नॉट बीन प्लेइंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। तो फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, आप बता पाएंगे मेरे को। फॉर्मूला था हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, ये जनरल फॉर्मूला था। इसमें जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपली लिखते हैं, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो आप नोट लगा देते हैं। ये देखिए नोट लग रहा है यहाँ पे, यू हैड नॉट, ही शी इट हैड नॉट। अब जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट नहीं लगेगा क्योंकि वो निषेधवाचक नहीं है। हैड आई बीन प्लेइंग, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैड यू बीन प्लेइंग वर्ब का पहला फॉर्म विद आईएनजी कहाँ से लिया था, कंटिन्यूस से। हैड कहाँ से लिया था, परफेक्ट से। बीन अपनी तरफ से जोड़ा था। अब नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में आप कभी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, भैया जो परफेक्ट में था हैड, बीन अपनी तरफ से लगा दिया और कंटिन्यूस का वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी के साथ लगा दिया। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे कभी। हैड दे बीन प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों आगे देखिए, अब सिंगुलर में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, क्योंकि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है तो आप हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा रहे हैं। यू नॉट, हैड ही शी इट नॉट बीन प्लेइंग। अब प्लूरल में हैड ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। वी नॉट बीन प्लेइंग, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग। तो दोस्तों ये था पास्ट टेंस का बिहेवियर सिंपल इंडेफिनिट में, सिंपल कंटिन्यूस में और सिंपल आपका देखिए पास्ट टेंस आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से। एक रंग उठा लेते हैं। पास्ट टेंस सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट टेंस कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट टेंस परफेक्ट, पास्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस।
अब नेगेटिव वाक्य बनाना सीख गए हैं, इंटरोगेटिव सीख गए हैं। अब बेस को याद कर लीजिए। बेस क्या था? वर्ब का दूसरा फॉर्म और डिड लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट में डिड ही लगेगा। कंटिन्यूअस में आपने वॉज या वर लगवाना था। प्रोनाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो देख के वॉज और वर को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, वो वॉज लेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी इट वॉज लेगा। यू हमेशा की तरह अपवाद होता है, वो वर लेता है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे आ जाइए। फिर था परफेक्ट। परफेक्ट में हमने हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म ली थी। फिर था परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने लिया था हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी हमने वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी ली थी। दोस्तों अब आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस में और वहाँ का चार्ट देखते हैं कि वो क्या दर्शाता है, क्या फॉर्मूला होता है। बहुत ईजी है, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार सुनेंगे ध्यान से तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए रेडीमेड, आप अपने घर पे पुस्तक पे चिपका के रखना चाहते हैं, जेब में लेकर चलना चाहते हैं और पूरा याद करना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए। मैं आपको आपके मेल बॉक्स पर पक्का मेल कर दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आ गया ये फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के अंदर जो अभी हम लेकर आए हैं सिमिलरली सेम चीज़ें रहेंगी, बस आपको फार्मूला समझना है। यहाँ मैंने इस बार फार्मूले को, नॉट को, हैव को तोड़ के दिखाया है, ताकि अगर आपको पिछले दो चार्ट में क्लियर नहीं था तो इस चार्ट में आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपके डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलो ना तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकलो कि बस मेरिट में तो मेरा नाम आना ही है। अब इंटरव्यू की तैयारी की जाए। दोस्तों देखिए, फ्यूचर टेंस में भी सिंपल इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस में परफेक्ट, राइट, फ्यूचर टेंस में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीज़ें होती हैं। अब फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया, ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली कहानी हो गई, ये सारा देख लीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब फ्यूचर, भविष्यकाल। भविष्यकाल को अगर सिंपल में बात करते हैं तो सिंपल क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट विल या शैल, ठीक है। विल और शैल का इस्तेमाल मैं आगे वीडियो में, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ, काम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 1-2 मार्क्स के, और वही 1-2 मार्क्स होते हैं जो मेरिट को डिसाइड करते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म या सब्जेक्ट विल शैल, नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, विल शैल प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का पहला फॉर्म, ये अलग अलग वाक्यों का मैंने एक साथ डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फ्यूचर टेंस में सिंपल इंडेफिनिट की बात करता हूँ और प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो फॉर्मूला आपका लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब का पहला फॉर्म। मैंने बोला सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का पहला फॉर्म। कैसे? आई विल ईट, सब्जेक्ट हो गया आई, विल ईट हो गया आपका वर्ब का पहला फॉर्म। यू विल ईट, ही और शी विल ईट, प्लूरल में भी वी विल ईट, यू विल ईट, दे विल ईट। और जब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ फ्यूचर टेंस के अंदर तो आपका जो फॉर्मूला होता है, देखिए हम यही फार्मूले की बात कर रहे थे प्रेजेंट में और पास्ट में, वो ये फार्मूला बन जाता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म। आई सब्जेक्ट, शैल विल या शैल में से एक लगाएंगे। क्यों लगता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है? विल और शैल के ऊपर अभी आना बाकी है।
हार्डली ये चार्ट ख़त्म करने के बाद हम जब पहुँचेंगे तो आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। सेल नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, तो नॉट आ गया, पहला फॉर्म आ गया। यू विल नॉट प्ले, ही शी इट विल नॉट प्ले, प्लूरल में सब्जेक्ट शैल नॉट वर्ब का पहला फॉर्म। देख रहे हैं, सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट विल नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे लगता है, आप शुरू करते हैं जी विल और शैल से, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब का पहला फॉर्म आता है। कहाँ से शुरू करें, विल या शैल से? शैल आई प्ले, वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट, और शुरू किससे की हमने, शैल या विल से। विल यू प्ले, विल से शुरू किया, सब्जेक्ट यू हो गया आपका, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। विल ही शी इट प्ले, शैल वी प्ले, विल यू प्ले, विल दे प्ले। अब जब आगे आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आपको, देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको नज़र अच्छे से आएगा, ठीक है, आ जाइए। जब आप देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो ये सिंपल है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर लगेगा शैल, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म। शैल या विल, सब्जेक्ट और नॉट का पहला फॉर्म। क्लियर है? शैल आई नॉट प्ले, विल यू नॉट प्ले, विल ही शी इट नॉट प्ले, विल दे नॉट प्ले, विल यू नॉट प्ले, शैल वी नॉट प्ले। इज दैट क्लियर टू यू? अब जब फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस की बात हो रही है तो वो कैसे होगा ये देख लीजिए आप कंटिन्यूस में। क्लियर है दोस्तों? आ जाइए। फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल के साथ बी लगाना है और वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। कंटिन्यूस में हमने पास्ट में देखा, फिर प्रेजेंट में देखा कि आईएनजी लगता है, बस ये याद रख लो, कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, ठीक है। किस किस के साथ लगता है, देखिए फ्यूचर में बी के साथ लगता है और वर्ब के पहले फॉर्म के साथ लगता है। आई विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग। अब दूसरा, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, नॉट बी प्लस वर्ब का पहला फॉर्म विद आईएनजी। आपने क्या ऐड किया, सिर्फ आपने ऐड किया नॉट। क्लियर है? आई विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, ही शी इट विल नॉट बी प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग। अब जब आप इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो कुछ सेंटेंस शुरू होता है विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और आईएनजी। तो आपने ये गांठ मान लेना है कि विल शैल लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा और बीच में हम बी लगाएंगे फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस के लिए, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए। Shall I not be playing? Negative interrogative. Will you not be playing? Will he, she, it not be playing? Shall we not be playing? Will you not be playing? Will they not be playing? अब जब आप परफेक्ट में आ जाते हैं तो आगे देखिए कैसे बिहेव करता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब इसमें याद रखना हैव का हैज़ नहीं होता है सिंगुलर में। फ्यूचर टेंस में अगर विल और शैल यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर के साथ भी हैव ही आता है। ये रूल है, नियम है अंग्रेजी का। देखिए, ठीक है, आप देखिए आगे, ये आया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट।
अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। आई विल हैव ईटन, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, थर्ड फॉर्म इटन। सेकंड फॉर्म क्या होता है याद नहीं है, डिक्शनरी देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, या वर्ब वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पे पूरा देखिए। यू विल हैव इटन, ही विल हैव इटन। अफर्मेटिव, वी विल हैव इटन, यू विल हैव इटन, दे विल हैव इटन। देखिए दे के साथ भी हैव आ रहा है जबकि ये प्लूरल है, और यहाँ पे ही के साथ भी हैव आएगा जबकि ये सिंगुलर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी फ्यूचर टेंस परफेक्ट की बात होती है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात, फ्यूचर परफेक्ट की बात होती है टेंस की, तो हैव ही लगता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। और जब आप उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले शुरू करते हैं। आई विल नॉट हैव प्लेड, ये नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव को इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए इंटरोगेटिव में। शैल आई हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड, विल ही शी इट हैव प्लेड। ये सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं दोस्तों। मेन इसका एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आगे वीडियो में, कि शैल कहाँ कहाँ पे लगता है और विल कहाँ पे लगता है, क्या अपवाद होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरे पेशेंस के साथ सुनिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब इधर देखिए प्लूरल में नेगेटिव इंटरोगेटिव, शैल वी नॉट हैव प्लेड, विल यू नॉट हैव प्लेड, विल दे नॉट हैव प्लेड। तो इतना कुछ नहीं है, फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो इससे। अगर आपको चार्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके इनबॉक्स में अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको चार्ट PDF फॉर्म पूरा मेल कर दूंगा। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम दोहराऊंगा जी, परफेक्ट और कंटिन्यूस को जोड़ के बना है, ठीक है। सब्जेक्ट और विल सेल तो आएगा ही। परफेक्ट से हमने ले लिया हैव, अपनी तरफ से जोड़ दिया बीन, और कंटिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। ये देखिए अब ये सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव का बना के समझा देता हूँ। बाकी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। आई विल हैव बीन ईटिंग, सब्जेक्ट क्या है आपका आई, विल या शैल लग गया, हैव बीन लग गया, वर्ब का पहला फॉर्म लग गया ईट, उसके साथ जोड़ दिया ING। क्लियर है, क्लियर होगा। अब इस पे देखिए सेकंड पर्सन में भी सब्जेक्ट यू, विल या शैल लगेगा, हैव बीन लग गया, और वर्ब का पहला फॉर्म विद ING। क्लियर है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में देखिए सब्जेक्ट आपका लग गया ही, शी, आप इट भी लिख सकते हैं, विल और शैल लग गया, विल या शैल, ठीक है। हैव बीन लग गया आपका हैव, ये रहा बीन, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ईट, ईट के पीछे वर्ब के पहले फॉर्म के पीछे ING। तो दोस्तों ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको जो जो दिए हैं सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए, उसको मैं सर्कल करता हूँ, ध्यान से देखना। यह अभी मैंने आपको सिखाया अफर्मेटिव सेंटेंस। मुझे आपसे चाहिए नेगेटिव सेंटेंसेस समझने के लिए, आपको समझ आया नहीं आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हमने अभी ये कवर किया है चार्ट पूरा, कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस आपके प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल इंडेफिनिट का फॉर्मूला, सिंपल कंटिन्यूस का फॉर्मूला, सिंपल परफेक्ट का फॉर्मूला और सिंपल इंडेफिनिट। प्रेजेंट के अंदर सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझा। फिर उसके बाद हमने पास्ट में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट समझा, पास्ट कंटिन्यूस समझा, ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट समझा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझा। फिर उसके बाद हमने फ्यूचर टेंस को समझा,
फ्यूचर टेंस में फ्यूचर का सिंपल इंडेफिनिट समझा, फ्यूचर कंटिन्यूस समझा, फ्यूचर परफेक्ट समझा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस समझा। फिर हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल, हैज़ हैव का इस्तेमाल, यू एज अ एक्सेप्शन को समझा, हैड सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसा बिहेव कर रहा था वो देखा, प्लस हमने विल शेल का भी आगे पार्ट कवर करना है कि कहाँ पर विल लगेगा, कहाँ पर शेल लगेगा। लोग मोस्टली यही भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में पूरे टेंसेस में से आप देखोगे कभी सिर्फ यही 3 चीज़ें आ जाती है, विल शेल, और बोलते हो हमने तो टेंस की तैयारी की थी, पर वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस टॉपिक को मत छोड़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने 4 क्वालिटीज़ बताई थी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उनमें से कौन सी क्वालिटी को आप अपने अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वालिटी को और सक्षम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं, एक बार रिकैप करते हैं मेन पॉइंट्स प्लस विल शेल का यूज़ देखते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा मत, थकिएगा मत। दोस्तों ये टेंस हम देख चुके हैं और इसका चार्ट हम समझ चुके हैं। अब आइए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आगे इस वीडियो को ले चलते हैं। यूजेस ऑफ टेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपने पढ़ा है ये कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। अब देखिए, द सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखते रहिएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो किन जगह पर यूज़ होता है। व्हाट इज़ ऑलवेज अननेसेसरली ट्रू, जो हमेशा और अधिकतर बोल लीजिए या नेसेसरी है कि वो सच ही है, ठीक है, उस जगह में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। द सन शाइन बाय डे एंड द मून बाय नाइट, ये सच्चाई है या नेसेसिटी है या नेसेसरली है, तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। थिंग्स इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू अनदर, जो चीज़ सेम होगा वो दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है ना, अगर इक्वल है तभी बराबर है। इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ परमानेंट और हैबिचुअल इन लाइफ और कैरेक्टर, जो एक हैबिट बन गई है और वो परमानेंट है, उसे वो परमानेंट रखता है, तो उस टेंस में जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर वो सिंपल इंडेफिनिट का करते हैं। जैसे देखिए, ही कीप्स हिज प्रोमिसेस, उसकी आदत है, वो हैबिचुअल है कि वो अपना वादा पूरा करता है। ही हैज़ अ गुड हेल्थ, ये उसका कैरेक्टर है कि उसका शरीर जो है वो स्वस्थ है या स्वास्थ्य है, ठीक है। तीसरा आप आइए देखिए, व्हाट इज़ प्रीटेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रेजेंट प्रोवाइडेड दैट प्रेजेंट टाइम इज़ इम्प्लाइड बाय द कंटेक्स्ट, या उसमें प्रेजेंट समय की बात है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, जो कंटेक्स्ट इम्प्लाई कर रहा है वो उस समय की बात को कर रहा है। द डोर इज़ ओपन इट इज़ नॉट शट, प्रेजेंट में क्या है, खुला है, बंद नहीं है। व्हाट इज़ फ्यूचर प्रोवाइडेड दैट फ्यूचर टाइम इज़ इम्प्लाइड बाय द कंटेक्स्ट, और कहीं पर फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो उस टाइम के कंटेक्स्ट में फ्यूचर को दर्शा रहा होगा। एग्जाम्पल, ही कम्स विल कम इन अ फ्यू डेज टाइम, ही कम्स इन अ फ्यू डेज टाइम, और हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ही विल कम इन अ फ्यू डेज टाइम, ठीक है, ये अपवाद है, भूलना मत। व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर मद्रास, ये भविष्य की बात कर रहा है ना कि आप कब मद्रास जाना चाहेंगे। व्हेन विल यू स्टार्ट फॉर मद्रास होना चाहिए था, पर व्हेन डू यू भी बोल सकते हो, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये एक्सेप्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 4-5 लिख लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आगे और दूंगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ पास्ट,
provided that the event expressed by the verb is known to be past। अगर कोई अतीत का है और जो वर्ब उसके अतीत को दर्शाता है, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरिक और अ ग्राफिक प्रेजेंट। ऐतिहासिक जिसे बोल सकते हैं आप। बाबर नाउ लेट्स, देन लेड नाउ कीजिएगा, ठीक है। आप देन भी बोलेंगे तो भी सही है, नाउ लेट्स भी बोलेंगे तो भी सही है। इज मैन थ्रू द खैबर पास एंड एंटर द प्लेन ऑफ इंडिया। ऐतिहासिक चीज़ बता रहा है, बाबर की लड़ाई कब हुई थी, खैबर पास से कब आया था और भारत के मैदानी क्षेत्र में कब एंटर किया था। तो आप इसे ऐसे बोल रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बाबर नाउ लीड्स हिज मैन थ्रू द खैबर पास एंड एंटर्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया। सही है ये। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाबर देन लेड हिज मैन थ्रू द खैबर पास एंड एंटर्ड द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये 2-3 एक्सेप्शन है, नोट करके रख लीजिए। द सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शंस इन अ प्लेस। प्लेस क्या होता है? नाट्य, नाटक। एनी क्रॉसेस द रूम एंड लॉक्स द डोर, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, अब एक बार रिकैप कर रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सारा बता दिया था। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग। बताया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो कार्य अभी चल रहा है। ऊपर भी आपको चार्ट में समझाया था, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में घुस सके। इट ऑल्सो समटाइम एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम। ही इज अटेंडिंग कॉलेज वेरी रेगुलरली दिस डेज। कई बार कोई कस्टम या हैबिट को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाइए आप। द टेंस इनवेरिएबली कनेक्ट अ कंप्लीटेड इवेंट इन सम सेंस और अदर विद द प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी कार्य कंप्लीट हुआ है समझ लीजिए, ठीक है, और या वो चल भी रहा है साथ में, कंप्लीट भी हुआ। आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। इसका मतलब हुआ दैट इज आई एम लिविंग देयर स्टिल एंड आई बिगेन टू लिव देयर 20 ईयर एगो। आई हैव बीन लिव्ड 20 ईयर इन लखनऊ बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि मैं लखनऊ में 20 साल पहले रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहा हूँ, ठीक है। आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, आई पास्ड इट 2 years ago, राइट। ही हैज़ बीन टू लंदन, ही वेंट देयर इन 1948। वो लंदन गया था, कब गया था? 1948 में गया था। मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। द प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई हैव सॉल्व द सम, प्रेजेंट परफेक्ट, जब आप बोल रहे हो वो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। ही हैज़ visited all the Indian temples. She had read most of Scott's novel. Such a sentence as the following is wrong. और कुछ ऐसे सेंटेंस होते जो रॉन्ग होते। देखिए, बाबर हैज़ फाउंडेड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अभी तो नहीं बनाया, अभी अभी तो कंप्लीट नहीं किया, जो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। ये तो कई साल पहले बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन है, तो इसको लिखने का तरीका अलग होगा। आगे देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज द स्टेट ऑफ थिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर बाय बाबर हैज़ एंटायरली पास्ड अवे। बोलना चाह रहा है कि आप इसे प्रेजेंट में परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे, ये भूतकाल में ही आएगा, क्योंकि जो एम्पायर बना था बाबर के थ्रू वो अभी अभी बन के ख़त्म नहीं हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट क्या डेफिनेशन थी? एक्शन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब वो बोल रहा है तब वो कार्य पूरा हो रहा है, बोलते बोलते। तो क्या बाबर का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, आपके बोलते बोलते पूरा हो रहा है? नहीं, ठीक है। समझ में आया ये वाला सेंटेंस क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लेगा? ऐसे ही वीडियो बनेगा आगे और ऐसे ही एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नया वीडियो से आप वंचित ना रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सिंस द प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट प्रेजेंट टाइम, it cannot be qualified by an adverb or phrase denoting past time. This would be a contradiction in the terms. क्योंकि क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा होता है, प्रेजेंटली ही काम खत्म हो रहा होता है ना। इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड बाय एनी एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब या फ्रेज उसे डिनोट नहीं करेगा पास्ट टाइम के लिए। हाँ, अगर इसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्टिंग टर्म आता है तो वो आगे देखते हैं, ठीक है, आना नहीं चाहिए और उसको एक्सप्लेन करूँगा। बट सच सेंटेंसेज एज द फॉलोइंग आर करेक्ट, और कुछ अपवाद तो हर जगह होता है जी। बिकॉज द एडवर्ब और फ्रेज यूज्ड इन ईच ऑफ देम इज सच अ काइंड एज टू कनेक्ट पास्ट टाइम विद द प्रेजेंट, क्योंकि इसमें जो एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है इन अपवादों में वो लगते हैं प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करने के लिए। हिंस नो कॉन्ट्राडिक्शन आकर, यहाँ पे कोई मतभेद नहीं होता। फीवर हैज़ रेड इन द टाउन सिंस मंडे लास्ट, इसका मतलब क्या था कि जो फीवर था वो मंडे से कहर बरपा रहा था, ठीक है, और अभी भी बरपा रहा है। आया समझ में? जो हमने सिंस मंडे लास्ट बोला ये करेक्ट है। The verb in this tense is used in a third form, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। This tense is used for an action which began sometime in the past and is still continuing. पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, तो इसे इस संदर्भ में बोला जाएगा। देखिए, the tense is used for an action which began sometimes in the past and is still continuing. He has been sleeping for 5 hours. 4-5 hours मतलब अभी भी सो रहा है। This tense is sometimes used for an action already finished. कहीं पर जहाँ एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो गया है उसके लिए भी अपवाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। In such cases, the continuity of the activity is emphasized एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, पर जो कंटिन्यूटी है एक्टिविटी का उसको एम्फेसाइज किया जाता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, वाई आर योर क्लोथ सो वेट, क्यों भीगे हैं भाई कपड़े? अगर कोई ऐसे पूछ रहा है तो वो बोल रहा है या बोल रही है आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको बताया था हैव बीन ले लेंगे, वाटरिंग मतलब पानी देना होता है, जल देना, ठीक है। बीन अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझाया था ना, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, बीन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, यहाँ पे वाटर को हमने वर्ब लिया है पहला फॉर्म, उसके पीछे आईएनजी, तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो पास्ट में अभी अभी कार्य खत्म हुआ पर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन को एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता। द सिंपल पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन इन द पास्ट। इट ऑल्सो डिनोट अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ये भी बताया था। पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को सिंपल पास्ट मैंने आपको ऊपर कराया हुआ है। द वर्ब इन द टेंस is used in its second part, और पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, आपको बताया है ये पूरा, ठीक है। द पास्ट कंटिन्यूस आपको करवा चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट करवा चुका हूँ दोस्तों, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट करवा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इट एक्सप्रेसेस सिंपली फ्यूचर टाइम, द टाइम दैट हैज़ नॉट कम येट, अभी वो समय आया ही नहीं है, भविष्य की बात। He will come tomorrow, tomorrow तो नहीं आया ना, कल आएगा और वो आज में तब्दील हो जाएगा। प्राइज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। द फ्यूचर परफेक्ट, द टेंस इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस टू डिनोट द कंप्लीशन ऑफ सम इवेंट इन फ्यूचर टाइम, भविष्य में वो कार्य पूरा हो रहा होगा। टू डिनोट द कंप्लीशन ऑफ सम इवेंट इन द पास्ट टाइम, भूतकाल में
भविष्य में वो काम पूरा हो गया था। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोला है। ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन सेट इन। ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको विल, वुड, शुड लगाना होता है, तब आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट है तो ही विल, ठीक है। आपको बताया था विल शैल कहाँ लगता है, अभी बताऊंगा आगे। द रीचिंग ऑफ होम विल बी कंप्लीटेड बिफोर द सेटिंग ऑफ रेन। बारिश शुरू होने से पहले वो घर पहुंच चुका होगा। यू विल हैव heard, must have heard in some past time this news already, so I need not repeat it. You will have heard मतलब must have heard in some past time, पहले सुना होगा ये खबर, वो बोल रहा है, बात कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे चलता है फ्यूचर में। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आपको मैं आगे करा चुका हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आ जाइए, जो शैल और विल की बात कर रहा था दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, शैल एंड विल, क्योंकि ये मैंने आपको मॉडल्स में भी करवाए हुए हैं। दीज आर टू ऑक्सिलरी वर्ब बाय मीन्स ऑफ विच फ्यूचर टेंस आर फॉर्म्ड इन बोथ वॉइसेस। वॉइसेस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कंजंक्शन का आएगा उसके बाद मैं एनालिसिस, नरेशन, वॉइसेस का एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बेहतरीन होगा, ठीक है। शैल एंड विल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता है, और वॉइस के दोनों फॉर्म में लगता है, ठीक है। These are three senses in which the future tense can be used. फ्यूचर टेंस को हम 3 सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन सा है ये देख लेते हैं दोस्तों। टू एक्सप्रेस merely फ्यूचर टाइम एंड नथिंग मोर, मतलब वो सिंपल आपका फ्यूचर टेंस दिखाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएगा। टू कंबाइन फ्यूचर टाइम विद एन इम्प्लाइड कमांड, फ्यूचर टेंस होगा और उस पर कमांड होगा, कमांड देना होता है ना। फिर तीसरा होगा टू कंबाइन फ्यूचर टाइम विद एन इम्प्लाइड इंटेंशन। अब देखिए, मियरली फ्यूचर टाइम में विल और शैल कैसे बिहेव करता है। व्हेन नथिंग बट फ्यूचर टाइम इज इंटेंडेड, मियरली फ्यूचर, फ्यूचरिटी without any idea of command or intention being mixed up, मतलब सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है, ना उसमें कमांड दरस रहा है, ना उसमें इंटेंशन दिखाई दे रहा है, ना मिक्स है उनका, तो कैसे इस्तेमाल होगा विल और शैल, ये देखिए। शैल मस्ट बी यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, अगर सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में शैल आएगा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में भी शैल आएगा, ये देख लीजिए, और प्लूरल में भी शैल आएगा जब सिंपल फ्यूचर की बात हुई, क्लियर। और सेकंड पर्सन में, सिंगुलर में, जब सिंपल फ्यूचर की बात होती है, मियर फ्यूचरिटी, तो सिंगुलर में सेकंड और थर्ड पर्सन में विल आएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो मैं इसे कंसाइज करके, समरी करके एक लाइन में बोल रहा हूँ कि जब किसी वाक्य में सिंपली फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, उसमें कमांड, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो शैल आएगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो विल आएगा। किस केस में? सिंपल फ्यूचर के केस में। लिख लिया आपने। अब आगे आ जाइए, जब उसमें कमांड, प्रॉमिस या थ्रेट होता है तो कैसे चेंज होता है। देखिए, whenever we desire to express not merely future time but some command, promise or threat or determination in addition, shall is put for will in the second and third person
एंड विल इज पुट फॉर शैल इन द फर्स्ट पर्सन। कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मेयरली फ्यूचर टेंस छोड़ के या फ्यूचर टाइम छोड़ के उसमें फ्यूचर में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन आएगा तो जो आपने पहले फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाया था सिंगुलर प्लूरल में, वो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा। ठीक है, और सेकंड थर्ड के साथ जो आपने सिंगुलर प्लूरल में शेल लगाया था उसकी जगह विल लग जाएगा। अब ये टेबल बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। टेबुलर फॉर्मेट में बहुत आसानी से याद होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, देखिए सेकंड पर्सन विल लगा था हमारा सिंपल फ्यूचर में, पर ये सिंपल फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे फ्यूचरिटी की बात हो। यहाँ पे प्रॉमिस है, यू शैल रिसीव योर प्राइज टुमारो, तभी विल ना लग के सेल बना है और यही एरर आता है फाइंडिंग में। वहाँ पे लिखा होगा यू विल रिसीव योर प्राइज टुमारो, आपको गलती नहीं दिखाई दे रही होगी, पर गलती कहाँ है कि जब फ्यूचर की बात कर रहा है साथ में प्रॉमिस है तो सेकंड पर्सन में विल ना आके शैल आएगा। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, डिटर्मिनेशन की बात आ रही है। जब डिटर्मिनेशन की बात आई सेकंड और थर्ड पर्सन में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, विल ना आके शैल आएगा। क्लियर है? आई विल रिवॉर्ड हर फॉर लेबर, ये फिर प्रॉमिस की बात हो रही है, सिर्फ सिंपल फ्यूचरिटी की बात नहीं हो रही है। तो आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ आपका क्या आएगा? विल आएगा। ये देखिए, आई विल आई विल आई विल आई विल डिसमिस यू इफ़ यू डू दैट अगेन, थ्रेट है, विल आ रहा है। आई विल नेवर एग्री टू हर प्रपोजल, डिटर्मिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आ जाइए, एन इम्प्लाइड इंटेंशन। When the speaker wishes to express some intention of his own, will replaces shall in the first person. Simple. जब वक्ता बोलते हुए अपनी इंटेंशन को दर्शाता है तो फर्स्ट पर्सन के शैल को रिप्लेस किया जाता है विल से। आई विल कॉल यू टुडे एंड आई शैल देन से गुड बाय। तो जो पहला वाला आएगा उस पे आप विल लगाएंगे। ठीक है, विल रिप्लेसेस शैल, मतलब शैल की जगह विल आएगा। हियर द फर्स्ट वर्ब डिनोट द इंटेंशन। आई विल कॉल यू टुडे, उसका इंटेंशन है फ़ोन करने का, तो जिस पार्ट में इंटेंशन आ रहा है उस पार्ट से शैल हटेगा और विल लगेगा। ये 3-4 रूल लिख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, ये आज आपका टेंसेस कवर हुआ और इसके बाद जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कंजंक्शन के ऊपर एक वीडियो आएगा। और ये जो कंजंक्शन होगा आपका, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस कंजंक्शन में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि कंजंक्शन से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके बाद, कंजंक्शन के बाद, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझाऊंगा जो होगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ये पार्ट में टेंसेस में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको किस पार्ट के साथ कौन सा वाला पार्ट समझाना है, जिससे आपके एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मैं उसका इज्जत करता हूँ, बट मेरी राय में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस अगर मैं आपको एनालिसिस यानी इसमें क्लॉज भी कवर करते हुए वॉइस और नरेशन इन सब को कवर करके एक वीडियो बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। अब इसी स्टाइल से मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स भी आए। While preparing for the competitive examination, friend, we should have a in-depth knowledge as well as selective approach also. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत
विस्तार है इसके अंदर, आप बहुत गहराई है, जितना जाना चाहे जा सकता है। पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो सके। इसमें गहराई देखनी है नॉलेज की और साथ में सेलेक्टिव भी होना है, क्योंकि आप उतनी ही चीज़ें याद करके जाएंगे जितने एग्ज़ाम में आएंगे, या आप अपने बेसिक को इस तरीके से तैयार करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और आप उस पे मार्क्स लाने के लिए काबिल है। ठीक है, तो सेलेक्टिव के साथ साथ इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ सेलेक्टिवनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ लर्न इजी चैनल का नाम जो है हमने रखा है लर्न इंग्लिश इजीली, इसका एक यूएसपी है। यूएसपी मतलब एक अच्छा पॉइंट है, समझ लीजिए आप। इन डेप्थ नॉलेज एंड द सेलेक्टिवनेस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में पैशन और पेशेंस के साथ पूरा सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्द हम पेपर प्रैक्टिस में उतरेंगे और वो प्रैक्टिस इस टाइप से होगा कि एक एक शब्दों को, एक एक वाक्यों को समझाया जाएगा। अगर कहीं पे गलत है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट कैसे किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस कहना चाहता हूँ आपके करियर के लिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।